हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग 12 क्लास का 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 5.8 टॉपिक पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर या डिजॉर्डर्स, इसको कहते हैं आनुवंशिक विकार। ऐसा विकार जो आनुवंशिक रूप से होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी विकार जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक विकार कहलाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसको जानेंगे, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, अन्य जीवों में जैसे किया जाता है क्या मानव में भी वैसा ही किया जाता है, ये देखेंगे हम लोग। तो इसी के साथ टॉपिक जुड़ा हुआ है 5.8.1 जिसमें है पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशावली विश्लेषण, कई वंश का कई पीढ़ियों का विश्लेषण करना। तो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, इसको अंदर जाते हैं। डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, ये वंशावली की बात है। तो जो भी गुण होता है मेंडल ने बताया, उसके हम लोग जो इनहेरिटेंस का गुण जो पढ़े देखे कि मदर फादर से यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी में बच्चों में गुण जाता है। अगर माँ पिता में कोई डिसऑर्डर है, कोई अवगुण है, कोई बीमारी है, तो क्या वो भी बच्चों में जाएगा? तो वो जाता है। तो ये कैसे जाता है, उसको कैसे जान सकते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। तो डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, ये माना गया था कि जो डिसऑर्डर भी होते हैं, बीमारी भी होते हैं, वो भी बच्चों में होता है। कोई अंधा है, कोई विकलांग है, तो उसका बच्चा ही विकलांग होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। दिस आइडिया, ये जो आइडिया है कि इनहेरिट होता है डिसऑर्डर, हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, लंबे समय से हमारे समाज में ये मान्यता बनी हुई थी कि जैसा बीमारी माता पिता में है वो बच्चों में ज़रूर हो जाएगा। बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिलीज, और ये किस पर आधारित था कि मुख्यतः परिवारों में देखा जाता था कि माता पिता के गुण बच्चों में हो जाते हैं। आफ्टर मेंडल्स वर्क, जब मेंडल ने इस पर काम किया तो किस पे किया? पी मटर पर किया था, पी प्लांट्स पर। तो कह रहा द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो रहा है, इसका जो प्रैक्टिस किए उन्होंने एनालाइज करने का, पैटर्न ऑफ ट्रेट्स, उस गुणों का, लक्षणों का, इन ह्यूमन बीइंग बिगेंस, जैसे मेंडल ने किया उसी तरह से गुणों का अध्ययन ह्यूमन बीइंग में यानी मानव में भी शुरुआत हुआ कि मानव में कैसे जानेंगे। क्या मटर की तरह क्रॉसिंग इसमें भी करा के देख सकते हैं? तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मानव का जीवन बड़ा होता है। मानव का जीवन मानव ही नहीं अध्ययन कर सकता है एक जीवन में, क्योंकि जिस तरह से मटर का 2-3 महीने में का काम था, 3 महीने में हम लोग देख लिए। कीड़े मकोड़े का जो है 15 दिन का वर्क है, उसका ज़िंदगी हम देख लेते हैं, लेकिन मानव का ज़िंदगी नहीं देख सकते हैं। यही कहा गया कि कंट्रोल क्रॉसेस, जिस तरह से क्रॉस किए हम कंट्रोल करके कि किसी में एंथर काट दिए, किसी में कुछ काट दिए, स्टिग्मा काट दिए, मतलब जैसा चाहे क्रॉसिंग कराना वैसा मटर में जिस तरह से हम करा लिए, वैसे व्यक्ति में, मानव में संभव नहीं है। मतलब कंट्रोल क्रॉस जो है ये एज डन इन पी प्लांट, जैसे कि पी प्लांट में किया गया, और सम अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ इंसेक्ट में किया गया प्रैक्टिकल के लिए, आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव में वो पॉसिबल नहीं है, असंभव है। अल्टरनेटिव वे, तब दूसरा उपाय क्या है, कैसे मानव में जानेंगे कि क्या गुण है, नहीं है, कैसे आ जा रहा है? तो उसका अल्टरनेटिव वे है कि कि स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली का हिस्ट्री स्टडी करेंगे। उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके माता, उसके माता, मतलब 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी ऊपर तक खानदान पूछते हैं ना हम लोग। शादी विवाह के समय भी हम लोग खानदान पूछते हैं, उसके दादा क्या करते थे, कैसे मरे, क्या हुआ, कोई बीमारी था क्या, दादी क्या हुआ, हर पूरा नाना नानी दादा परदादा कई पीढ़ी तक पूछते हैं। जिस तरह से ज्योतिषी जो है जन्म कुंडली बनाता है, वैसे ही
डॉक्टर्स के द्वारा ये बनाया जाता है पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए। बहुत सारे इसमें अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है। तो वो फैमिली हिस्ट्री को पता करके हम इनहेरिटेंस को जान सकते हैं। एक ही साथ पीढ़ी को हम अध्ययन करके अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, लेकिन सब गुण का अध्ययन कर नहीं सकते हैं। किसी खास गुण का अध्ययन करना हो तो उसके फैमिली जो बैकग्राउंड है, उसका फैमिली हिस्ट्री है, उससे हम पता कर सकते हैं। उसका स्टडी करके हम इनहेरिटेंस का गुण निकाल सकते हैं। सच एनालिसिस ऑफ ट्रेट, इस तरह के ट्रेट का एनालिसिस करना, इस तरह कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस करना, इस तरह के गुणों का वर्णन करना इन ए सेवरल ऑफ जनरेशंस, कई पीढ़ियों में, ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के कई पीढ़ियों में इस तरह का एनालिसिस करना ही कहलाता है इज़ द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? तो पेडिग्री एनालिसिस एक तरह का ये एनालिसिस है जो एक परिवार के कई पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन करता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हो गया एक परिवार का, उसका ट्री बनता है, फैमिली ट्री बनता है। जैसे कि वंशावली बनता है ना, इसका इस पिता के ये बेटे इतने बेटे हुआ, उसके इतना बेटा बेटी हुआ, ज़मीन को बांटने के लिए, बंटवारा के लिए भी वंशावली बनता है। तो ये इसका वंशावली हुआ। तो इन दिस जब ये बनाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, एक ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री, तब उसका क्या बनता है? फैमिली ट्री बनता है। ओवर जनरेशंस, कई पीढ़ियों पर, कई पीढ़ियों को मिला करके एक फैमिली ट्री बनता है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, जब ह्यूमन का जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग टूल, तब वहाँ पर अगर ये फैमिली ट्री हमारे पास है तो ये हमारे पास एक टूल, एक हथियार का काम करता है कि हम ह्यूमन का जेनेटिक्स अच्छा से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। विच इज यूटिलाइज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? टू ट्रेस करने के लिए, पता करने के लिए। क्या? द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, कि एक कोई खास ट्रेट है उसका इनहेरिटेंस कितना हुआ, और क्या एबनॉर्मलिटी, उसमें क्या क्या एबनॉर्मल ऐसा गुण हुआ, डिजीज हुआ, और डिजीज क्या क्या बीमारियां हुआ, ये सबका पता करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा फैमिली ट्री जो बनता है उसको अध्ययन करके हम जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी व्यक्ति में पर कोई भी उसका गुण है, इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन, तो वो कोई भी गुण व्यक्ति में होता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है। ये हम लोग पढ़े थे पहले, लोकेटेड ऑन डीएनए, और जीन कहाँ रहता है? डीएनए पर। और डीएनए कहाँ होता है? प्रेजेंट इन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में रहता है डीएनए। अब कह रहा है कि डीएनए इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि डीएनए पर ही जीन है, जीन में गुण है, तो डीएनए क्या हो गया? कैरियर, ढोने वाला, एक ट्रक हो गया डीएनए, और इस पर जीन समान लोड है। और इसीलिए कहा गया कि डीएनए जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये डीएनए क्या है? तो डीएनए है इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कई जनरेशन का जो सूचना है, इंफॉर्मेशन, उसको ले जाने वाला काम करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। दैट इंफॉर्मेशन, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसका क्या होता है? इज ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट होता है। जैसे कि बस पर सवार हो गए तो पटना से दिल्ली चल जाते हैं, ट्रेन पर सवार हो गए तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इस पर जो सूचना सवार है वो कहाँ जाता है? फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से, टू द अदर, दूसरे जनरेशन पर। कैसे? तो विदाउट एनी चेंज और अल्ट्रेशन, बिना कोई उसमें चेंज किए, जैसा डीएनए है वैसा ही बच्चों में चला जाता है। ये स्पेशल नियम है। लेकिन हाउएवर कभी कभी चेंजेज और अल्ट्रेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है। वही ना म्यूटेशन पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में,
दैट इज रेफर्ड एज म्यूटेशन। नॉर्मली वो चेंज होता नहीं है, हर पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसमिट होता है डीएनए के थ्रू, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन के कारण वो अकेजनली चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, ये चेंज होता है। ए नंबर ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड। मानव में कई बीमारियां पाया गया है जो इस तरह के चेंजेस से होता है। टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ, जो इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ है, किसका? चेंज्ड और अल्टर्ड जीन और क्रोमोजोम। या तो जीन में चेंज हो गया या क्रोमोजोम में चेंज हो गया, इसके कारण कई बीमारियों का पता चला है मानव में। अब हम बीमारियों को देखेंगे अगले वीडियो में कि वो जो है जीन्स से अगर चेंज होता है, जीन में अगर चेंज होता है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के टॉपिक में देखेंगे, और क्रोमोजोम में चेंज होता है तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये अभी देखेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, तो ये पेडिग्री एनालिसिस कैसे होता है। जिस तरह से जन्म कुंडली पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ खास चक्र बना रहता है, कुछ स्क्वायर बना रहता है, उसमें कुछ कोडिंग रहता है। तो उसका क्या मतलब है? मतलब जैसे मैपिंग बनाते हैं मानचित्र, तो मानचित्र में कुछ खास कोड होता है कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब ट्रेन का पटरी हो गया, रेलवे लाइन हो गया। उसी तरह से हर चीज़ का कोड होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें भी कोड है। क्या कोड हो सकता है इसमें? किसका सिंबल होगा? तो भाई ये है क्या? जनरेशन से जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो पीढ़ी किसका है? व्यक्ति का, मानव का, मानव का, फैमिली का, एक परिवार का। तो एक परिवार में क्या होता है? तो एक मेल एक फीमेल होता है, उसके बच्चे होते हैं, यही होता है। तो ये फैमिली का यहाँ पर सिंबल है, जो फैमिली के एक फैमिली ट्री बनाने में उपयोग होता है। क्या सिंबल है? अगर ये स्क्वायर है तो ये मेल है, अगर वो राउंड है, गोल है, तो वो फीमेल है, और अगर इस तरह से है, ये भी स्क्वायर है लेकिन खड़ा है, तो अनस्पेसिफाइड सेक्स हुआ। मतलब अगर हमको पता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, लड़का है कि लड़की है, तो अनस्पेसिफाइड बोल देंगे। या फिर नपुंसक लिंग है तो ये बोल देंगे, न्यूट्रल है तो। मतलब ये दोनों क्लियर बताता है लड़का है कि लड़की, मेल है फीमेल, ये नहीं बताता है। और ये ब्लू कलर में होगा अगर स्वस्थ है, तो कोई बीमारी उसमें नहीं है तो ये स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ब्लू कलर में। लेकिन जैसे ही इसमें किसी में बीमारी हो गया जो इनहेरिटेंस होने वाला हो, वैसा डिजीज है, तो फिगर तो वही रहेगा, कलर बदल जाएगा। कैसा होगा? रेड कलर हो जाएगा। ये अंतर है ब्लू नॉर्मल व्यक्ति के लिए और रेड एबनॉर्मल व्यक्ति के लिए। अब है कि ये तो इंडिविजुअल हुआ व्यक्ति। अब फैमिली में रिलेशन बनता है, तो रिलेशन बनता है कैसे? फैमिली बढ़ता है तो शादी कराया जाता है। तो शादी किसके बीच होता है? एक मेल एक फीमेल के बीच में। तो एक मेल एक फीमेल के बीच में शादी हो गई, तो शादी हो गई तो ये एक डोर से बंध गया। तो सिंगल डोर जो है कच्चा धागा का, इससे ये शादी हो गई इसके बीच में, ये मैटिंग हुआ। अब इससे बच्चे होंगे, तो बच्चे होंगे तो वो आगे दिखाएंगे। लेकिन कह रहा है कि डबल अगर धागा बंधा है तो कहा जाता है कि ये मैटिंग तो है, शादी तो हुआ, लेकिन किसके बीच हुआ? रिलेटिव्स के बीच में। एक ही परिवार, एक ही क्लोज रिलेशन में अगर हो गया शादी में, मेरा फुफेरा या ऐसे थोड़ा सा नज़दीक वाला रिश्ता में, तो डबल बॉन्ड। और रिश्तेदारी दूर में है जिसका कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक, ये सिंगल बॉन्ड स्वस्थ होता है। सिंगल बॉन्ड वाला ये स्वस्थ नहीं होता है। तो दोनों का फिगर बताया जाता है कि शादी किस फैमिली में हुआ। तो जब रिलेटिव में होता है, क्लोज रिलेटिव में, तो इसके जो संतान होते हैं रिसेसिव गुण वहाँ उभर जाते हैं, बीमारियाँ इसमें होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए मैटिंग वो जो क्लोज नहीं होता है उसके बीच कराया जाता है। अब ये तो हो गया फिर इंडिविजुअल। अब ये फैमिली कैसे बनता है? तो फैमिली है यही चीज़, शादी पहले कराया गया एक मेल एक फीमेल के बीच, इसका संतान हुआ तो वो एरो गया नीचे।
और नीचे इसके जितने संतान होंगे उतने इस सेकेंड जनरेशन में देखेगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये पेरेंट, ये उसका बच्चे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक राउंड है, इसका मतलब लड़की हुई, एक स्क्वायर है तो लड़का हुआ। कह रहा है ये क्या दिखा रहा है, तो पेरेंट्स एभव, ऊपर में पेरेंट्स है, एंड चिल्ड्रेन बिलो, नीचे चिल्ड्रेन है, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, और ये किस क्रम में है, बर्थ के क्रम में, जन्म के क्रम में, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में। अगर पति पत्नी की शादी हुई, दो लड़के का, मेल फीमेल का, अगर पहला बच्चा लड़की हुआ तो ये यहाँ पर लड़की बनाएंगे, दूसरा बच्चा जो होगा वो बनाएंगे। अगर लड़का होगा पहला तो इसको इधर कर देंगे, इसको उधर करेंगे। तो ये लेफ्ट से राइट चलता है, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से ये पेरेंट्स का एक फैमिली का ट्री बनता है। अब ये जब ट्री बना तो इसमें जहाँ पर भी बीमारी रहेगा वो रेड हो जाएगा, और बीमारी नहीं है, पूरा फैमिली स्वस्थ है, तो वो ब्लू ही कलर का रहेगा। तो जब ये बनाया जाता है पेडिग्री एनालिसिस, तो उस ट्री को देखा जाता है, फैमिली ट्री को, उसमें कहीं रेड तो नहीं आया, रेड आया है तो वो देखा जाता है फिर कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो इसका जो वर्णन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।